हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम हुआ है अभी 13 अक्टूबर को हुआ है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के सेगमेंट से, जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट्स है सारे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब से हम देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इसमें ये दिया हुआ है इंडेक्स, दोनों शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ पर शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में अलग अलग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप एक एनालाइज कर सकते हो उन चीजों को कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। चलिए, तो पहला सब्जेक्ट है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए। उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट कॉल्ड गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती या सप्तशती कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत फेमस नोवेल है ये। और मैंने जब आपको पढ़ाया था सातवाहन डायनेस्टी हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। सातवाहना बहुत फेमस डायनेस्टी है, पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में। सातवाहना डायनेस्टी का जो बहुत फेमस रूलर है, जिसका नाम है क्या, हॉल, उसने गौतमीपुत्र सतकर्णी भी उसी का है। सतकर्णी, ये तीनों जो है वो रूलर किसके हैं, सातवाहन डायनेस्टी के हैं, जिसमें से मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको कि गाथा सप्तशती किसने लिखा है, हॉल ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्लियर। राजा हॉल थे, है ना। चलिए, और ये कौन से, सातवाहन डायनेस्टी के थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड द सकाज, सकाज, शक को हमने पढ़ा हुआ है, सीथियंस जिन्हें कहा गया, माइग्रेट फ्रॉम बिफोर एंटरिंग इंडिया। कहां से आए थे शक, तो हम जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो हमने सबसे पहले स्टोन एज पढ़ते हैं। स्टोन एज के बाद हमने पढ़ा क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड, और वैदिक में प्री वैदिक और लेटर वैदिक, और उसके बाद महाजनपराज पढ़े, और महाजनपराज के बाद मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन के बाद लेटर मौर्यन पढ़ा हमने। तो लेटर मौर्यन में ये सारे डायनेस्टीज, उसमें हमने इंडियन पढ़े, जो है इंडियन जो रूलर्स थे और फॉरेन रूलर्स दोनों पढ़े थे। तो शक कौन थे, फॉरेन रूलर्स थे, जो कहां से आए थे, ये मैंने आपको पढ़ाया, कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना। शक, कुषाणा, ये सब हमने पढ़ा है ना। इसके अलावा हमने शुंग डायनेस्टी, इंडियन में हमने उसी समय लेटर मॉडर्न में पढ़ा था, शुंगा डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, है ना, तमाम प्रकार की डायनेस्टी लेटर मॉडर्न में हमने पढ़ी हुई। तो आंसर क्या हो गया, कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से, बैक्टीरिया से ये आए हुए थे, बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है इनके बारे में, ये आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी से मतलब आप देखोगे तो तीनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेटर मॉडर्न से, मौर्योत्तर काल से हैं, मौर्यन एम्पायर के बाद के काल से हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, कन्वा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी के बाद हमने क्या पढ़ा, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा ने, जो फेमस रूलर है, जो मौर्यन एम्पायर में मिलिट्री कमांडर था, जो मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था, उसका मिलिट्री कमांडर था, ये हमने पढ़ा है। और वो मिलिट्री कमांडर क्या करता है, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को खत्म कर देता है, पुष्यमित्र शुंगा, और शुंगा डायनेस्टी को फाउंड करता है। और शुंगा डायनेस्टी के पास क्या आता है, कण्व डायनेस्टी आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तीनों क्वेश्चन लेटर मॉडर्न से हैं, और ये कण्व डायनेस्टी किसने, वासुदेव ने फाउंड की, हमने पढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम वो सब कुछ पढ़ते हैं जिसमें मेनली जो डायनेस्टी थी और डायनेस्टी के फाउंडर्स कौन है और फेमस रूलर है। हमेशा ध्यान रखना, और हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडाइवल में, जब भी आप पढ़ो डायनेस्टी, तो उसमें क्या, फाउंडर को जरूर पढ़ना है, और फाउंडर के बाद फेमस रूलर, या तो फाउंडर खुद ही फेमस रूलर है, अदरवाइज कोई और फेमस रूलर है, उसको जरूर पढ़ना है। जैसे सातवाहन डायनेस्टी में गौतमीपुत्र सतकर्णी फेमस रूलर है, हाल एक फेमस रूलर है। इसी तरीके से शुंगा डायनेस्टी, कड़वा डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर में अशोक बहुत फेमस रूलर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, लेकिन अशोक बहुत फेमस रूलर है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ते हैं, अशोक को भी पढ़ते हैं, क्लियर। इसी तरह हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी में जो फाउंडर कोई और है लेकिन फेमस रूलर, आपने सुना होगा समुद्रगुप्त बहुत फेमस रूलर वहां पे, ठीक है। चंद्रगुप्त
सेकंड जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं वो बहुत फेमस रूलर है। तो इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखना जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो जब भी आप डायनेस्टीज पढ़ोगे आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, फाउंडर और उनके फेमस रूलर्स। या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इन्होंने जो भी वॉर किए हैं वो याद रखना है, पढ़ना है। इन्होंने जो भी कोई लिटरेचर लिखा हुआ है वो पढ़ना है, ये याद रखना। तो आपको जैसे हम कहते हैं ना कि सारे फैक्ट्स हम कैसे याद रखें, सारे फैक्ट याद मत रखो, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं उनको तो आप याद रख सकते हो कि भाई हमें फाउंडर पढ़ना है, फेमस रूलर पढ़ना है, उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उन सबको हमें पढ़ना है। तो आपको क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लगाना आसान हो जाएगा कि अच्छा यहां से हम चीजें पढ़ सकते हैं। ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया है जिसको आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री से हम देख लेते हैं, दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मिडाइवल हिस्ट्री से, क्लियर है? उन दो क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल व्यक्ति था। गंगा पर विजय प्राप्त करना, तो मैंने जब आपको मिडाइवल पढ़ाया तो उसमें चोला डायनेस्टी पढ़ाया, और चोला डायनेस्टी मैंने आपको दो पार्ट्स में पढ़ाया है, प्री चोला और लेटर चोला। लेटर चोला ज्यादा फेमस है, क्लियर है? जो बाद में चोल आए जिसमें राजेंद्र चोल, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, तमाम तरीके के हम चोल, बड़े फेमस चोल रूलर्स को देखेंगे। तो आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था गंगई कोंड चोलपुरम शहर बसाया था चोला रूलर्स ने, क्लियर है? और हमने पढ़ा था जिसमें फेमस रूलर थे राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पूरी छावनी बना दिया था, किसको? पूरी बे ऑफ बंगाल को, और इन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका तक जीत लिया था, क्लियर है? तो क्वेश्चन पूरा है, इसमें गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? राजेंद्र चोल था, जिसने क्या किया, फिर गंगा पर विजय प्राप्त करके मतलब बंगाल तक विजय प्राप्त की, और फिर उस विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, गंगई कोंड चोलपुरम, तमिलनाडु में है आज के टाइम में, एक शहर बसाया। तो आंसर देखिए क्या हो गया, राजराज का पुत्र राजेंद्र फर्स्ट। ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं, फेमस रूलर है। और कौन से में पढ़े हुए हमने? लेटर चोला में पढ़े हुए, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द regime of which emperor was the हवा महल built in जयपुर? जयपुर का हवा महल, ये आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि जयपुर के कौन से वो रूलर थे जिसके टाइम में जयपुर का हवा महल बनाया गया। तो आंसर हमने क्या है, सवाई प्रताप सिंह। आंसर क्या है, देखिए आप, अब ये आंसर आपको नहीं पता है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, जयपुर का हवा महल बनाया कब? मिडाइवल पीरियड में, क्लियर है? और जयपुर के रूलर्स ने बनाया, सुना होगा, सवाई राजा जय सिंह, है ना? इसके अलावा सवाई राजा प्रताप सिंह, क्लियर है? और इसमें पहला क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर का है, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अशोका, ये भी मौर्यन एम्पायर का, ये भी गलत हो गया। और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का संबंध जयपुर से नहीं है, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, उदयपुर से है, क्लियर है? महाराणा प्रताप का संबंध क्या है? उदयपुर से। महाराणा प्रताप किससे रिलेटेड है? राणा सांगा, आपने सुना होगा, जो है बाबर से राणा सांगा का युद्ध होता है, तो राणा सांगा जो है इन्हीं के, महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, क्लियर है? और महाराणा प्रताप जी का भी युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध किससे? अकबर से, वो भी हमने पढ़ा हुआ है मिडाइवल में। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी तीनों आंसर नहीं होंगे। तो या तो आपको आंसर पता हो, या आंसर नहीं होगा वो पता हो, आंसर आप दे सकते, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल अनाउंसमेंट है कि ये हमारे मॉक है, जीएस रिलेटेड और सारे सब्जेक्ट, मैथ से जीएस से सारे रिलेटेड मॉक्स हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है। ये इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, मॉक्स से अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे ये मॉक्स बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। जनरल साइंस का कंप्लीट बैच, अपडेटेड बैच है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का।
प्राइस यहाँ पे दिए हुए हैं, वैलिडिटी दी हुई है, बहुत कम प्राइस पे हमने बहुत प्राइस को बहुत कट कर दिया है और बहुत कम कर दिया है प्राइस। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ है, तो ये, और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस जीके का 3.0 बैच जो अपडेटेड पूरा मटेरियल के साथ में है, इसमें सारे जीएस के विद करंट अफेयर, विद स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर, वो सब कुछ आपका प्री और मेंस दोनों का और अपडेटेड पूरा मटेरियल के साथ आपको ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल है। इसके भी प्राइस बहुत कम कर दिए गए हैं, मात्र 699 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ले रहा हूँ। इसके अलावा साइंस के लिए मैम पढ़ा रही हैं साइंस आपको। चलिए, मैथ्स का स्पेशल बैच द्रोणाचार्य बैच शुभम सर के साथ 3.2 अपडेटेड बैच बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। इंग्लिश का कंप्लीट अपडेटेड बैच आपके लिए अवेलेबल है बहुत कम प्राइस पर। रीजनिंग का भी बहुत कम प्राइस पे ही अपडेटेड बैच अवेलेबल है, और जनरल साइंस का आपको मैं बता ही चुका हूँ कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच, जिसमें कंबाइंड सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ये ऑफिसर्स बैच अवेलेबल है आपका, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। इसके प्राइस भी बहुत कम कर दिए गए हैं, ये प्राइस आप चेक कर सकते हो। तो सारे अपडेटेड जो बैचेज हैं हमारे बहुत कम प्राइस पे आपको अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा गवर्नर जनरल। अब आगे वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने टाइम पीरियड याद है 1848 से 1856, तो आप कहोगे ये तो डलहौजी का टाइम पीरियड है और थ्योरी ऑफ लैप्स थी डलहौजी की, वही सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आंसर लगा देता हूँ, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ लोगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है थ्योरी ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ कौन सा अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। तो थ्योरी ऑफ जो है लैप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था। क्लियर, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब ये आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मैंने आपको पढ़ाया जब मैं आपको ब्रह्म समाज पढ़ा रहा था। तो ब्रह्म समाज किसने, राजा राम मोहन राय ने स्टैब्लिश किया, और ब्रह्म समाज से फिर क्या हुआ, आगे लोग जुड़ते गए, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दो लोग जुड़े, और बाद में इन दोनों लोगों के थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए, तो दो अलग अलग ब्रांचेस बन गई, और आगे चल के केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे उनमें भी क्या होगा, केशव चंद्र सेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हुआ और फिर वो अलग हो गए। क्लियर है, और वो मैंने बताया था कब हुआ था, जब केशव चंद्र सेन ने, क्योंकि ये ब्रह्म समाज था, ये सोशल रिफॉर्म्स की बात करता था, ठीक है, जिसमें महिला एजुकेशन की बात, वुमेन एजुकेशन की बात करता था, चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करता था, तमाम तरीके की जो मल प्रैक्टिसेस थी समाज में उन सबको खत्म करने की बात करता था, है ना, विधवा पुनर्विवाह की बात करता था, विडो रीमैरिज की बात करता था। लेकिन होगा क्या, मैंने आपको पढ़ाया था, केशव चंद्र सेन ने क्या किया, अपनी 13 साल की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। तो जो फॉलोअर्स थे वो नाराज हो गए, जो इनके ही साथ के थे वो नाराज हो गए कि भाई हम कह तो रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होने देंगे, और उन्हीं की बेटी जो है, जो मेन लीडर है उसके, केशव चंद्र सेन, उन्हीं की बेटी जो है उसका विवाह क्या हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है। इससे नाराज होकर कौन, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त, ये सब ने क्या किया, जो 1878 में केशव चंद्र सेन से अलग होकर क्या किया, साधारण ब्रह्म समाज बनाया। तो मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बता दी और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह, बहुत फेमस, सबने पढ़ा होगा, जहां से भी आपने पढ़ा होगा वहां से पढ़ा होगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ना, 1915 में गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं, उसके बाद पहला सत्याग्रह ये करते हैं बिहार में, चंपारण में, बिहार के चंपारण में ये गांव सत्याग्रह होता है, और ये नील के खेती करने वाले किसानों का ये सत्याग्रह था, जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती कराते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस समूह के समर्थन में शुरू की गई, इंडिगो फार्मर्स इन बिहार, आंसर पहले ही मिल गया ए, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। और ये तो जिसने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, गांधीयन फेज को पढ़ा होगा, तो गांधीयन फेज का सबसे फेमस और सबसे प्रोमिनेंट सत्याग्रह है, इसको कौन नहीं जानता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च द चंद्रयान 2 मिशन। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि चंद्रयान 2 मिशन जब लॉन्च हुआ तो भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको पता होगा कौन थे, नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च हुआ, 2018 में, और ये फेल भी हो गया था चंद्रयान 2। इसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया जो सक्सेसफुल हुआ, और वो डेट शायद मुझे जहां तक याद है वो डेट 18 जुलाई 2023 है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, मतलब जब हमारा लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली क्या हुआ, लैंड किया, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग की, क्रैश लैंडिंग उससे पहले चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा की सतह पर या किसी भी अर्थ के बाहर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर इंटरप्लेनेटरी मिशन जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग की, इंडिया दुनिया का चौथा देश बन गया था, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साउथ पोल पे हम पहुंचे थे, दुनिया का पहले देश थे जो साउथ पोल पे पहुंचे थे। चंद्रयान 1 का बता देता हूं मैं, चंद्रयान 1 कब हुआ, चंद्रयान 1 2008 में हुआ। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ये भारत का पहला मून मिशन था चंद्रयान 1, जो केवल ऑर्बिटर मिशन था। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, और इसके बारे में आप देख सकते हैं हमारी जीएस वीडियो सीरीज में जो साइंस की वीडियो पड़ी हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी वाली, इसी चैनल पे हमारे आरबी के, वहां पर आप जाके ये सब पूरा देख सकते हैं। मैंने पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें बताया। क्लियर, चलिए। अच्छा, वो डेट थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 2018 नहीं 2019 है ना, ये 2019 में, ये 2023 में, ठीक है, चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन आगे जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखिए, महात्मा गांधी लेवल्ड विच repressive British legislation as the Black Act and called for the all India mass protest against it in 1919। आपको पता है 1919 में किसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और वो कौन सा खतरनाक काला कानून था जो जिसके मतलब आउटकम के रूप में, जिसपे आउटकम के रूप में वो प्रोटेस्ट हुई, जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद जलियांवाला बाग जेनोसाइड अंग्रेजों ने किया। तो आपको पता है कौन सा, रॉलेट एक्ट 1919। और 13 अप्रैल ये दिन कौन भूल सकता है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें अंग्रेजों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में जेनोसाइड किया था, 13 अप्रैल 1919। हजारों लोगों को, हमारे लोगों को अंग्रेजों ने ब्रुटली और क्रूरता से मार दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख क्या है, इन द कंटेस्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हाट डिड द जनरल सर्विस एस्टैब्लिश एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 रिक्वायर ऑफ सिपाही। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी कि वो क्या करें, और 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसके पीछे का रीजन इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी एक्ट में लिखा गया था जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि वो एक जो राइफल थी उसको डाला गया। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें थी कि समुद्र पार सेवा देने के लिए जाना पड़ता था। मैंडेट शामिल होने से पहले सिपाहियों का ईसाई धर्म में धर्मांतर अनिवार्य था, ये तो नहीं था। दाढ़ी रखने, जाति चिन्ह जैसे धर्मिक प्रतिबंध, ऐसा भी नहीं था, हालांकि मना किया गया था। अगला, कुछ सिपाहियों को धार्मिक अनिवार्य विदेश, देखिए ये मिल गया कि विदेश में सेवा के लिए जाना ही पड़ेगा, ये बता दिया। ब्रिटिश अधिकारियों की अनुमति के बिना विवाह करने पर तो ये भी नहीं था। तो आंसर क्या हो गया कि आपको कंपलसरी विदेश में सेवा करने के लिए जाना। और ये उस समय ये मान्यता थी, भारतीयों में ये मान्यता थी कि विदेश में जाना, समुद्र पार करना एक क्या माना जाता, अशुभ माना जाता था। तो ये हमने पढ़ा हुआ है 1857 के रिवोल्ट के। इसका ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब्सिडरी अलायंस कौन नहीं पढ़ता है हिस्ट्री में, लॉर्ड वेलेजली का सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि नीति। क्लियर है, जिसमें क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जिसमें क्या होता था कि अंग्रेज किसी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या करते थे, एक डिफेंस एग्रीमेंट करते थे जिसमें सेना उस प्रिंसली स्टेट की रक्षा करती थी, बदले में मोटा धन अंग्रेज लेते थे। तो एक प्रकार से उसको इनडायरेक्टली हड़प लेते थे, क्योंकि जब सेना ही अंग्रेजों की वहां पहुंच जाएगी तो प्रिंसली स्टेट किसके कब्जे में आ जाएगा, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये लॉर्ड वेलेजली, आंसर क्या है, लॉर्ड वेलेजली। ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो लगभग हर जगह हर किसी ने पढ़े होंगे, जहां से भी कहीं पढ़ा होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रास बिहारी घोष, a leader inclined towards a moderate wing of the Indian National Congress, presided over which of the two Congress sessions।
रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? क्लियर है, ये आपने पढ़ा हुआ है नेशनल मूवमेंट में, गरम दल के नेता और नरम दल के, मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल के नेताओं में लालवाल और पाल हुआ करते थे फेमस, और अरविंदो घोष। नरम दल के नेता, और यहीं पे आपने पढ़ा था 1907 में सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट कहते हैं, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल में और नरम दल में। लड़ाई बहुत सारे रीजन से लड़ाई थी कि कहां होना चाहिए सेशन, अध्यक्ष कौन होना चाहिए, गरम दल वाले कह रहे थे हम हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, नरम दल वाले कह रहे थे हमारा। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, रास बिहारी बोस, और 1908 के मद्रास अधिवेशन। ये आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो लगभग सारे क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जो कोर क्वेश्चंस हैं वो कोर क्वेश्चन से इसमें पूछे गए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ गया कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के प्रमुख नेता कौन थे। अभी मैंने बताया लाल बालपाल और अरविंदो घोष, 4 फेमस लीडर, इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स थे लेकिन मेन लीडर यही थे। आंसर देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये क्या थे आपको पता है, ये नरम दल के थे। ये आंसर पहला गलत हो गया। दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गांधी जी की, ये सब नरम दल के नेता थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी रानाडे, ये नरम दल के थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तो ये कांग्रेस में उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए भी नहीं थे ये। विपिन चंद्र पॉल, आंसर मिल गया। बाल गंगाधर तिलक, आंसर मिल गया। अश्विनी कुमार दत्त, आंसर मिल गया डी। तो बहुत सिंपल सिंपल बहुत फेमस क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट पे जिसका नाम है क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ इन्फेंट पर 1000 हु डाइड बिफोर रीचिंग। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, IMR पढ़ाया है, MMR पढ़ाया हुआ है, अंडर 5 MR पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मैंने ये आपको पढ़ाया इकोनॉमिक्स में। क्रैश कोर्स में जो लोग ऑफिसर्स बैच से नहीं जुड़े हैं वो क्रैश कोर्स में इसको देख सकते हैं। क्लियर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने पढ़ाया कि 1000 जीवित बच्चे जो पैदा होते हैं वो 1 साल के, 0 से 1 साल के भीतर जो बच्चे मर जाते हैं वो IMR में काउंट होते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट महिलाओं के लिए होता है, पर 1 लाख पे होता है, पर 1 लाख गर्भवती महिलाओं पर। शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के 42 दिन के भीतर कितनी महिलाओं की क्या हो गई, गर्भवती महिलाएं जो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, 42 दिन के अंदर कितनों की डेथ हो गई, वो MMR होता है। अंडर 5 MR का मतलब है जन्म के बाद, पर 1000 जन्म के बाद 0 से 5 साल के भीतर कितने बच्चों की मौत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, ये क्या पूछ रहा है, IMR इन्फेंट। और एक और होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर, वो होती है क्या, 0 से 42 बच्चा जन्म पर 1000 लिविंग बर्थ, जीवित जन्म जो बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे 42 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई, वो NNMR होता है, नवजात शिशु मृत्यु दर जिसे कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको पता है। आंसर क्या हो गया इसका, 1। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। डायरेक्ट, देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने हमेशा बताया कि टैक्सेशन में मेजर जो क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या पूछता है कि टैक्सेशन में पूछेगा इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, और उनमें से इसके अलावा किसी की डेफिनेशन पूछ सकता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं, इनकम टैक्स मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स पढ़ाया हुआ है, 2 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने आपको पढ़ाया, कंपनी के एनुअल जो प्रॉफिट है उस पर लगने वाला जो टैक्स है कॉर्पोरेट। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, इनकम जनरेट करती है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया आपको, और इंडिविजुअल जो इनकम जनरेट करता है उस पर इनकम टैक्स पढ़ाया। तीसरा क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, जो आज के टाइम में किसमें शामिल हो गया है, मैंने आपको GST में पढ़ाया हुआ है, GST। और GST कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इंडेक्स की बात कर रहा है, रिपोर्ट की बात कर रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये तो इंडेक्स भी रिपोर्ट भी आपने कम सुनी होगी। HDI ह्यूमन, बहुत सुना होगा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये आपको मैंने पढ़ाया है। UNDP निकालता है, ये भी मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है इसको। और इसको तैयार किसने किया है, 2 फेमस इकोनॉमिस्ट, महबूब उल हक और भारत के
जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के द्वारा तैयार किया गया। और ये 3 इंडिकेटर होते हैं, ये मैंने आपको HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक ही बात है, इंडेक्स इस रिपोर्ट के बेसिस पे बनता है। 1990 से, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1990 से निकलना शुरू हुआ है। इसके 3 इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हेल्थ से जुड़ता है, पर कैपिटा इनकम दूसरा प्रति व्यक्ति आय जो लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ती है, और तीसरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना। तो तीसरा मैं यहां पर एजुकेशन लिख सकता हूं। ये 3 इंडिकेटर होते हैं, तो आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो। सबसे फेमस रिपोर्ट और इंडेक्स है ये, याद रखना है। HDI को, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हर महीने की करंट अफेयर में मैं इन सारे इंडेक्स के बारे में आपको लगभग बताता हूँ। साल में कम से कम 5 बार ये इंडेक्स रिपीट होते हैं हमारे करंट अफेयर की वीडियो में, चाहे वो HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी के टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज रिफर टू। टोटल पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट नहीं, अर्बनाइजेशन हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल नहीं, क्रूड बर्थ रेट बिल्कुल। ये तीनों आपने पढ़े हुए हैं। ग्रोथ रेट किसी भी चीज की बढ़ने का रेट क्या है, वो चाहे इकोनॉमी का हो सकता है, वो किसी भी पॉपुलेशन का हो सकता है। तो आंसर इससे, ये तो कॉमन सेंस वाला है, ये तो नहीं पढ़ा होगा, किसी ने तैयारी नहीं करता होगा, वो भी बता देगा इस क्वेश्चन के आंसर को। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? अर्बनाइजेशन इसका आंसर हो। क्लियर? पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता है, टोटल पॉपुलेशन भारत की डिवाइडेड बाय टोटल एरिया भारत का, इससे आ जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। क्रूड बर्थ रेट, ये मैंने आपको पढ़ाया है, क्रूड बर्थ रेट, नेचुरल बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, नेचुरल डेथ रेट, ये सब आपको पढ़ाया है। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले चरण में कौन सी बॉडी इसको डेवलप की गई, स्टैब्लिश की गई भारत सरकार के द्वारा? स्टैट्यूटरी मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, वो बॉडी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनी गई है। 3 टाइप की बॉडी होती है, मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेती है, सबसे पावरफुल बॉडी होती है। उसके बाद पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनी हुई बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी, और गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसको GO कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनी गई बॉडी कार्यकारी बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? एक्ट के द्वारा बनी हुई बॉडी। तो वो कौन सी ऐसी सरकार ने बॉडी बनाई, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है? इसका मतलब फूड से संबंधित हो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन से संबंधित है, वीट और जो है राइस से संबंधित के प्रोडक्शन से संबंधित है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूरी ब्रीफली। जो क्या करती है, भारत में फूड ग्रेन्स और उसकी सप्लाई चेन के मैनेजमेंट करती है, उनको खरीद फरोख्त करती है, उनका स्टॉक बनाती है, उनका मैनेज करती है, सप्लाई करती है। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, आंसर मिल जाएगा। फूड स्टैक पोर्टल, FCI। अब आंसर दूसरे पे मिल गया होगा आपको, क्या? FCI के गोडाउन्स आपने सुने होंगे। FCI के गोडाउन्स में क्या होता है? बहुत सारा सरकारी खरीद, जो MSP पे सरकार, मैं बता देता हूँ इसको, सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार जो खरीदती है फसलों को, उन फसलों का स्टॉक कहाँ करती है? वो FCI के गोडाउन्स में करती है। क्लियर? ये क्या है? ये एपीडा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीडा कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करने वाली बॉडी है एपीडा। क्या करती है? जो भारत से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देती है। ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एज पर डेटा ऑफ 2011-12 पब्लिश इन नीति आयोग एनुअल रिपोर्ट 2014-15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट से है, पुराना क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में प्रकाशित हुई थी। अब इतनी पुरानी रिपोर्ट पूछ लेगा तो ऑब्वियसली कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ध्यान रखना संख्या नहीं पूछा है। अगर सर्वाधिक संख्या होती तो जिन राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है उनमें आंसर, देखिए जब आंसर नहीं पता होता है तो कॉमन सेंस से आंसर निकाला जाता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा होता तो सर्वाधिक संख्या का मतलब कहां से आता है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्लियर है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है और इन राज्यों में पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो बहुत तेजी से यूपी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जबकि ये बात कर रहा है तो 2014-15 की रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी आंसर, अगर यहाँ पे परसेंटेज का पूछ रहा है, सर्वाधिक है, क्या अरुणाचल प्रदेश में होगी सर्वाधिक, जनसंख्या भी कम है, बहुत कम है, तो परसेंटेज कम होगी। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, बिहार में चूंकि परसेंटेज, देखिए बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो कह रहा है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ है। हालांकि ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है 2014-15 की रिपोर्ट के बारे में, तो आप ये भी ठीक है, इसको कह सकते हो कि इसमें तुक्का मार सकते हैं और तमाम तरह की चीजें, नहीं तो कॉमन सेंस से आपको जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन, लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं किस पे, ज्योग्राफी पे। 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, द नेम गिवन बाय द वेगनर। वेगनर एक बहुत फेमस ज्योग्राफर है, पढ़ाया हुआ है मैंने, वेगनर्स की थ्योरी पढ़ाई हुई है मैंने जब सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ाया था, और ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ये इसका शायद लिंक हमारी इस वीडियो में नहीं दिया गया है, आप जाके हमारे आरबी के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं मैंने ये पढ़ाया हुआ है सब कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, बहुत इजीली आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, 5.5 घंटे का वो क्रैश कोर्स है। और वहीं पर मैंने इसी चैनल पे हमारे ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा पढ़ा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी डालेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा क्रैश कोर्स हमारा पढ़ा हुआ है इसी चैनल, 2 क्रैश कोर्स पढ़े हुए। तो जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने इन चीज़ों को भी कवर किया था, मैंने उस समय बताने की कोशिश की थी किस तरीके से प्लेटें बनती हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक होता है। तो वेगनर ने, पेंजिया क्या था, ग्रेट कॉन्टिनेंट था, और मैंने बताया था दुनिया में अगर बहुत पुराने टाइम में जाओ तो वेगनर ने ये बताया कि करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जाओगे तो दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे ग्रेट कॉन्टिनेंट कहा करते थे, महान महाद्वीप, जिसका नाम पेंजिया था, जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसके चारों ओर बहुत बड़ा महासागर था जिसे ग्रेट ओशियन कहा जाता था। इसको मैंने बहुत बार बताया भी आपको, इसको कहते हैं पेंथालसा। पेंथालसा था महान महासागर। क्लियर है। और फिर क्या हुआ, जो है चंद्रमा के और सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जो अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ समय समय पे, और जब ब्रेक हुआ तो ये ग्रेट जो कॉन्टिनेंट था ये पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहा गया और ऊपर वाला अंगारा लैंड या लॉरेंशिया भी कहते हैं। इंडिया अगर पूछा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट है, तो नीचे वाले गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, हमने पढ़ा हुआ है। इंडियन जब ज्योग्राफी में हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने आपको ऑफिसर्स बैच में पूरा पढ़ा है, और क्रैश कोर्स में पढ़ा है कि हम किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो ब्रेक होके ये बना था। क्लियर। और मैंने ये भी बताया इसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो जो ग्रेट ओशियन था वो क्या हो गया होगा, वो डिवाइड हो गया होगा। इसके बाद क्या हुआ, आगे और समय में क्या हुआ, फिर से ये अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुए, काम की, और फिर से ये फिर क्या हुए, ब्रेक हो गए। ये भी पोर्शन ब्रेक होते हुए, ये भी पोर्शन ब्रेक होते हुए आज के टाइम में कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 7 पार्ट में, और इन्हीं 7 पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स के। तो यही पेंजिया आज के टाइम में 7 महाद्वीपों में टूट चुका है, और वो महाद्वीपों के टुकड़े अलग अलग जाके क्या हो गए, जो है वो स्टैब्लिश हो गए। क्लियर। और स्टैब्लिश होने के बाद अलग अलग ओशियन बन गए। ये क्वेश्चन भी पूछता है आज का जो उस समय का जो पेंथालसा था उसका रेजिडुअल पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, वो आज के टाइम में कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशियन।
प्रशांत महासागर इसका बचा हुआ रूप है। तो यही पूछ रहा है, आंसर क्या हो गया, लॉरेंशिया, टेथिस, पेंथाल्सा या वाटर हेमिट। आंसर क्या हो गया, पेंथाल्सा। लॉरेंशिया मैंने बता दिया, तो ऊपर वाला पार्ट था उसको लॉरेंशिया अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया। टेथिस सी क्या था, टेथिस सी मैंने आपको पढ़ाया, हिमालय की फॉर्मेशन टेथिस सी में हुआ है, ट्रांस हिमालय इसी में बना है, ट्रांस हिमालय बना टेथिस सी में, उसके बाद हिमालय बना। तो जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, इसके बीच में पहले कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। ये दोनों आपस में टकराए, टेथिस सागर जहां पे था वहां पर क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और फोल्डेड माउंटेन के रूप में ट्रांस हिमालय बना। उसके बाद लगातार टक्कर होती गई और हिमालय बनता चला गया। ये फॉर्मेशन मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स में भी और अपने ऑफिसर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, चेन्नई पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द बीच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। चेन्नई पोर्ट कहां पर है, बहुत सिंपल सा है, तमिलनाडु में। मेजर पोर्ट्स में हम देखते हैं, हमने पढ़ते हैं मेजर पोर्ट्स में, चाहे वो कांडला पोर्ट से लेके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जिसको गुजरात में कहते हैं, जेएनपीटी मुंबई नया जो है, इसके अलावा मुंबई पोर्ट, इसके अलावा मोरमुगांव पोर्ट है ना गोवा में, इसके अलावा मैंगलोर पोर्ट, कोच्चि पोर्ट केरला में, इसके अलावा तमिलनाडु में तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, दो पोर्ट। इसके अलावा उड़ीसा में पारादीप, कोलकाता है हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल में विशाखापट्टनम कहाँ पर पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में। ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हमने पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछा है चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ही चेन्नई पोर्ट है और तमिलनाडु में दो पोर्ट है, एक तूतीकोरिन पोर्ट और एक चेन्नई पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट मन्नार की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ मन्नार में, और चेन्नई पोर्ट आप देखोगे उसके ऊपर कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। तो आंसर क्या हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। आंसर क्या होगा, जो वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी पोर्ट हैं वो किसमें है, अरेबियन सी में। क्लियर, याद रखना। और गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है, तूतीकोरिन पोर्ट है, याद रखना। इसको पुराना नाम क्या है, मद्रास पोर्ट। और ये कौन सा कोस्ट है, ये मैंने आपको बताया कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु वाला जो कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय वन की विशेषता क्या है, माउंटेन लिख दिया वो है ना, माउंटेन फॉरेस्ट है। तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है। पहला, रॉयल बंगाल टाइगर इन वनों का प्रसिद्ध पशु है। अब आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में पता होगा, तो क्रिकेट में सौरव गांगुली को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता था, तो समझ में आ जाएगा आपको। रॉयल बंगाल टाइगर किससे ज्यादा मोस्टली किससे संबंधित है, बंगाल से संबंधित, सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाया, नेशनल पार्क में, तो सुंदरबन में। तो ये क्या बंगाल में क्या है, वैसे तो रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पूरे हर जगह पाया जाता है, लेकिन मेनली जाना किसके लिए जाता है, सुंदरबन के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको आप बाघ कहते हैं। क्लियर, तो ये तो वहां तो माउंटेन नहीं पाए जाते, तो पहला तो आंसर गलत ही हो गया। अगला, यहां पर एवोनी महोगनी ये पाए जाते हैं। सम ऑफ द इंपोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, एवोनी महोगनी। अब यहां से क्वेश्चन मिलेगा, देखिए जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई, जो बच्चे ऑफिसर्स बैच में जुड़े हुए उन्हें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो आबूनस है, महोगनी है, इसके अलावा रोजवुड है, सैंडलवुड है, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी कहा जाता है इसे। ये सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, सदाबहार वन जहां पे पाए जाते हैं। पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर से 5 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। ये वन आपको यहाँ पे भारत में कहाँ मिलेंगे, तो भारत में ये वन कई जगह मिलते हैं। अंडमान निकोबार में मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन नीचे पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। अगला देखिए, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट। तो वेस्टर्न घाट में आपको देखोगे तो मैंने बताया जो नीचाई है उस पर मिलेंगे आपको क्या, एवरग्रीन ट्रीज। कौन से, रोजवुड, सैंडलवुड जैसे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ओक और चेस्टनट जैसे क्या मिलेंगे। आप कह सकते हो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही पार्ट है, लेकिन वो मेन एवरग्रीन नहीं है, क्योंकि मेन एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से है, एबोनी महोगनी है। तो दूसरा इसका आंसर नहीं है, तीसरा इसका क्या हो गया, सागौन। नहीं, सागौन कहां पे, सागौन जो है टेम्परेट रीजन में जो पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन है। मैं आपको बता देता हूं कहां पे भारत में सागौन है। इसके अलावा टीक सागौन है, सॉल है,
क्या सॉल ऐसे लिखते हैं हिंदी में। देवदार है, देवदार के वृक्ष आपने सुने होंगे। स्प्रू है, चीड़ है। ये वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड के वनों में मिलेंगे ये वृक्ष, हिमाचल प्रदेश के वनों में मिलेंगे। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following zones lies between the low and high tide in sea margin? लो और हाई टाइड रीजन कौन सा होता है? आपको होता है लो और हाई टाइड, जहां पे टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है? पानी का जो वाटर जो करेंट्स हैं उनका पानी का ऊपर जाना और नीचे जाना। किसकी वजह से होता है? मून के और सन के अट्रैक्शन फोर्स और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बीच ये जो फोर्स लगता है उसकी वजह से आता है। टाइडल एनर्जी भी हमने पढ़ी हुई है, और उसको क्या कहते हैं? टाइडल जोन कहते हैं, ज्वारीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत का फेमस टाइडल जो पोर्ट है वो भी मैंने आपको बताया, कांडला पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जो कहां पर है? जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। और वहां पर जो है टाइडल एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनवायरमेंट से आप क्वेश्चन कह सकते हो। ब्रंड या ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं इसको, है ना, ऐसे हिंदी में लिख दिया गया, वैसे इसको कहते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट। ये आप ईयर एक बार चेक कर, अच्छा लिखे हुए ईयर मुझे लगा मुझे लिखने 1987 में, जिसकी थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। आज के टाइम में आपने सुना होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था। सबसे पहले इसी वेटलैंड रिपोर्ट 1987 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाई, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया। क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता हो, प्लस जिसमें इंटरजनरेशनल इक्विटी हो। ये दो वर्ड मैंने आपको बताए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की दुनिया में सब कुछ इसी पे चर्चा होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते। आपने सुना होगा 2030 तक यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने? 17 SDGs को पूरा करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। वो सब इसी पे बेस्ड है कि दुनिया में इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एनवायरमेंट में जब भी इंबैलेंस क्रिएट होगा डिजास्टर आएगा। और डेवलपमेंट कैसा हो? इंटरजनरेशनल हो, अर्थात हम सारे रिसोर्सेज का अभी यूज ना कर लें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगी। ऐसा डेवलपमेंट करें, रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें, मैनेजमेंट करें कि वो हमारे लिए भी सफिशिएंट हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट हो जाएं। इसी को कहते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? 2023 की रिपोर्ट पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। आपको पता है कि भारत में बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन मैंने बताया है, जब मैंने एनर्जी का ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया आज भी आधी लगभग 50% एनर्जी प्रोडक्शन कोयले से होता है। थर्मल पावर है भारत में सोर्स। हालांकि बहुत तेजी से हम रिन्यूएबल एनर्जी को 50% की ओर, हमारा 2030 तक का टारगेट है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी 50% रिन्यूएबल एनर्जी तक करना। और इसमें हम सोलर पावर और विंड पावर बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं, हाइड्रो पावर को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा सोर्स, हमेशा याद रखना कभी भी क्वेश्चन पूछे वो क्या है? थर्मल एनर्जी है। थर्मल पावर मोर देन 50%, लगभग 50% थर्मल पावर। क्लियर? थर्मल पावर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की एनर्जी प्रोडक्शन में, याद रखना। अच्छा यहां लिख दिया है क्या? थर्मल पावर मेनली, अच्छा इसमें कोल गैस और ऑयल बेस्ड प्लांट ये सब जो है मिला दिया है, और लगभग 70, अब तो नहीं है, उस समय 70 लिखा हुआ है। ये लगभग अगर थर्मल पावर की बात करें तो लगभग 50%, 50 से 55% के बीच में ये, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और जिसमें सोलर और विंड एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे बहुत तेजी से कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? सोलर एनर्जी, और उसके बाद विंड एनर्जी, और हाइड्रो पावर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है इंडिया को? तो कितने में? एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा है कि भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, बहुत फेमस है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में ये बनी आईपीसीसी, टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। किसने बनाई? तो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे ये बनी, और यूनाइटेड नेशन की दो बॉडी हैं, वो आपको पता है। यूनाइटेड नेशन में एनवायरमेंट के फील्ड में काम करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है यूनिप। तो यूनिप जिसमें होगा वहां तो जरूर होगा, देख लेते। यूएनडीपी और यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी तो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है, और वो यूएनडीपी का नहीं है। यूएनसीसीसी भी किसका? यूनिप का फ्रेमवर्क है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सारे देश एक साथ आते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बिल्कुल नहीं, आईईए और डब्ल्यूटीओ बिल्कुल नहीं, डब्ल्यूएमओ और यूनिप। तो मैंने बोला यूनिप तो जरूर होगा, और दूसरा क्या है? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये मेट्रोलॉजी के फील्ड में काम करता है और ये एनवायरमेंट के फील्ड में काम करने वाली बॉडी है। तो आंसर हो गया क्या? 30 का। अगला क्वेश्चन देखिए, विच क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्ट वाइडली यूज इन द वर्ल्ड? तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन वैसे मैंने पढ़ाया था कोपेन का, है ना, कोपेन का क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ। तो इसके अलावा थानवर्ड था जो है, हॉर्न-थवेट का क्लासिफिकेशन भी, ट्रिवार्ड था। ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं, ये तीनों बहुत फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं क्लाइमेट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये चौथा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ना पढ़ा है हमने। ये तीन ऊपर वाले पढ़े हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो एडॉप्टेड है वो कौन सा है? कोपेन का क्लासिफिकेशन। लेकिन हमने कोपेन का, त्रिवार्था का, थार्न-थवेट का, तीनों का पढ़ा हुआ है, इसमें कोपेन का सबसे ज्यादा फेमस है। तो इनको एक बार अगर नहीं पढ़ा हो आपने, जहां से भी अगर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लेना, अदरवाइज हमारे जो है ऑफिसर्स बैच में ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, ये सब पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने ज्योग्राफी। 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और चाइना। सबसे लंबी किसके साथ? बांग्लादेश, और सेकंड नंबर पे चाइना। ये सब पढ़ाया हुआ है। किसके साथ नहीं करता है? आंसर मिल गया, किसके साथ देख लो। म्यांमार के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, भूटान, तजाकिस्तान के साथ नहीं। और वाटर बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? मालदीव्स और श्रीलंका के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, in which country in the Inuvik port located which is gateway to the western Arctic? क्लियर, ये पोर्ट है। अब ये नहीं पढ़ा हुआ हो, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया इस पोर्ट के बारे में, चर्चा में रहा होगा। आर्कटिक क्वेश्चन की बात कर रहा है, वो वेस्टर्न आर्कटिक की बात कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है। आर्कटिक में आपको पता है बिल्कुल ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऊपर, नॉर्थ पोल की ओर है। और आर्कटिक ओशन में सबसे बड़ा ऊपर पार्ट लगता है किसका? कनाडा का। क्लियर। और उधर लगता है किधर? ईस्टर्न की तरफ लिखता है किधर? रसिया का। लेकिन ये वेस्टर्न की बात कर रहा है, तो ईस्टर्न आर्कटिक ओशन में बहुत बड़ा जो एरिया है वो टच होता है किसका? रसिया का। ये हमने देखा है। क्लियर। इसीलिए बड़ा आर्कटिक का जो बड़ा रिसोर्सेज है उन पे किसका कंट्रोल है? आर्कटिक के जो मेजर रिसोर्सेज है उन पे रसिया का कंट्रोल है, चाहे वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी हो, सब कुछ। इसीलिए रसिया जो, रसिया के यहाँ 2 ही टाइप की इंडस्ट्री है, एक डिफेंस इंडस्ट्री और एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब तो ये पूछ रहा है वेस्टर्न की साइड पे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। तो आंसर क्या हो गया?
कनाडा इसका। तो कॉमन सेंस से आंसर देना था, ये पढ़ा नहीं होगा आपने कहीं भी, क्योंकि दुनिया के सारे पोर्ट को आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और ये मैकेंजी रिवर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैकेंजी रिवर यहाँ पर जहां पर डेल्टा बनाती है आर्कटिक ओशियन में खुलती है ऊपर की ओर। मैकेंजी रिवर कनाडा से होती हुई ऊपर आर्कटिक ओशियन में खुलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैकेंजी रिवर के बारे में मैंने पढ़ाया है, इस पोर्ट के बारे में नहीं पढ़ाया मैंने। क्लियर? लेकिन मैकेंजी रिवर की तो जहां पर ये डेल्टा बनाती है, वहां पर डेल्टा जहां पे बनता है वहीं पर ये पोर्ट है, इनूबिक पोर्ट कनाडा का। ये आप पढ़ सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, पॉलिटी के। 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात कर रहा है, इमरजेंसी का आर्टिकल आपको मैं लिख देता हूं 352 से 360, ये आपने पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी की बात करता है, जिसमें 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और आर्टिकल 356 किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, स्टेट में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। 359 ये कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये खत्म नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के समय ये दोनों आर्टिकल खत्म नहीं हो सकते, ये कहता है आर्टिकल 359। मतलब ये दोनों आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स के राइट्स, ये इमरजेंसी के टाइम पर भी बने रहेंगे। आर्टिकल 20-21 आपने पढ़े होंगे। और आर्टिकल 58 ये कहता है 358 कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, इन दोनों को 20 और 21 को छोड़कर। यही पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, आर्टिकल 358 इसका आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बहुत सिंपल, लोकल गवर्नेंस भारत में कब आई, ये सबने पढ़ा होगा, 1992 में। थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस दिया गया, ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी दी गई, 73वां संविधान संशोधन दिया गया और 74वां संविधान संशोधन दिया गया। 73वें के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दिए गए और 74वें के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज दी गई। और यहाँ पर महिलाओं को 33% कितना आरक्षण दिया गया, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया। क्लियर है, मिनिमम इतना होना जरूरी है। मतलब अगर प्रधानी के 100 पद हैं पूरे किसी राज्य में, ग्राम पंचायत 100 ग्राम पंचायतों में प्रधानी का इलेक्शन होना है, तो उसमें से 33% सीटों पर कौन होंगी, महिलाएं चुनी जाएंगी। तो ये पूछ रहा है, ध्यान रखना, अर्बन लोकल बॉडी 74वां है, पूछ रहा है पंचायती राज, आंसर क्या हो जाएगा, 73वां अमेंडमेंट इसका आंसर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, which of the following reference to the Indian citizen provisions, which of the following correct? सिटीजनशिप आपने पढ़ा है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप के मामले में कानून बनाने की। सिटीजनशिप लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, वो आपको पता है केवल पार्लियामेंट बना सकता है सिटीजनशिप को लेकर कानून, और बाद में सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर है, और उसने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी में 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, सीएए सुना होगा, 2019 का कानून कितना चर्चा में रहा था भारत में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कौन से कानून में अमेंड किया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंड किया गया। तो पार्लियामेंट अगर कानून बना सकती है तो वो कौन सी लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट। आर्टिकल 5 से 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन लेवल। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप की बात करता है, बिल्कुल सही। देयर आर ओनली 3 ways टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, क्या 3
तरीकों से ली जा सकती है, नहीं पढ़ा हमने कितने 5 तरीकों से सिटीजनशिप ली जा सकती है और 3 तरीकों से सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। ये 5 और 3 तरीके आपने पढ़े हैं, बहुत सिंपल से। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, आंसर केवल 2 सही हो गया। तो ओनली 2 इज करेक्ट, मतलब आंसर डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल लीड डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायतों की संरचना कैसी होगी इससे संबंधित है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 243 सुना होगा आपने। तो 243 का कंपोजिशन ऑफ पंचायत किसमें है, आर्टिकल 243 सी। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। तो 243 से संबंधित ये लिखा हुआ है, देखिए पार्ट 9 है, याद रखना है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो किससे संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। और 9A किससे संबंधित है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी लिख दे रहा हूं मैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। तो 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर ओ तक है, ये सब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। इसमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत किससे संबंधित है, 243 सी से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन। केंद्र और राज्य के लेजिस्लेटिव रिलेशन के बीच में ये कौन कौन से एस्पेक्ट है संबंधित है। पहला, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही बात है, मतलब सबको अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाने का अधिकार है, ये तो क्लियर। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें लिखा हुआ है कौन कहां पर कानून बना सकता है, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बटे हुए हैं तीनों सब्जेक्ट, तीनों में अलग अलग, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट स्पेयर, ये भी है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र का कानून और राज्य का कानून, मतलब पार्लियामेंट का कानून और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून टकराएगा तो किसका माना जाएगा, पार्लियामेंट का माना जाएगा, बिल्कुल सही। सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन है क्या, बिल्कुल है, कहां, आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी के समय सरकार के पास ये पावर होती है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है और सारी राज्यों की विधानसभाओं को, सारी राज्य सरकारों को वो सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 356 किसी राज्य में इंपोज कर सकती है और वहां की सरकार और वहां की विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कर सकती है, खत्म। तो ये चारों ऑप्शन थी, 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर। तो मैंने इसको पूरा विद एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया, और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ राज्यसभा। अब ये आपको बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहला सेशन कब हुआ, क्लियर। वैसे अगर कॉमन सेंस थोड़ा लगाओगे तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। कॉमन सेंस क्या बताओ, देखो 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है, संविधान लागू होता है, बाद का फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बोला जाता है अब संविधान लागू हो गया, अब भारत में क्या किया जाए, इलेक्शन कराया जाए और चुनी हुई सरकार बनाई जाए जनता के द्वारा। पहला इलेक्शन होता है 1951-52, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत लंबे समय में इलेक्शन हो पाता था। 1951-52 में इलेक्शन हो, 52 में अप्रैल मई में आके इलेक्शन खत्म हो पाते, और उसके बाद 1952 में सरकार बन जाती है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं और उसके बाद क्या बनती है, सरकार बनती है, क्लियर, अप्रैल मई में। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी और उसके बाद पार्लियामेंट को सेशन को कॉल किया जाएगा। तो 1950 तो नहीं होगा, 1951 भी नहीं होगा। अब 1952 मई है और नवंबर है, और मैंने बताया इलेक्शन का रिजल्ट
आके सरकार कब बनी? अप्रैल मई में बनी सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस से बताओ। 13 मई 1900, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल? डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो, और इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें कैसा कानून बनाना चाहिए, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कुछ प्रिंसिपल गांधीयन थे, गांधीवादी, गांधीयन प्रिंसिपल। कुछ लिबरल थे, उदारवादी थे, क्लियर। और कुछ जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोशलिस्ट, समाजवादी थे। इन तीनों में डिवाइड किया जाता है। गांधीयन फिलॉसफी की बात क्या, ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल गांव की बात गांधी जी करते थे, पहला आंसर सही हो गया। पुरुषों महिलाओं के लिए समान वेतन, ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था। राइट टू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के पर्याप्त साधन, ये भी सोशलिस्ट है। इंटरनेशनल पीस, ये लिबरलिस्टिक है, उदारवादी है। तो गांधीयन फिलॉसफी में क्या है, ये तीनों का अलग अलग मैंने आपको लिखवाया है पूरा कि गांधीयन कौन सा, लिबरल कौन सा, सोशलिस्ट कौन सा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है 8वां। व्हाट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग एचआर गोखले? एचआर गोखले के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना क्यों किया गया? मौलिक कर्तव्य भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज कब शामिल किए गए? 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा आर्टिकल 51A जोड़ा गया? कितनी ड्यूटीज डाली गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई, एक बाद में जोड़ी गई, करंटली कितनी है? 11 है। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछा क्यों ऐसा किया गया? पहला, नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाता था, नहीं, अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स में है, तो ये पहला तो गलत ही होगा। करों के लिए, टैक्सेशन से संबंधित कोई फ्रेमवर्क तैयार करना था, बिल्कुल गलत है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और विध्वंसकारी आंदोलनों को संबोधित करता था, बिल्कुल गलत है ये। 3 तो गलत हो गए, तो चौथा आंसर अपने आप मिल गया। मैंने बताया आंसर नहीं पता हो तो जो नहीं हो सकता वो नहीं हटा दो तो आंसर मिल जाएगा। चौथा क्या है? टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय बैलेंसिंग राइट्स और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में बैलेंस करके डेमोक्रेसी को क्या करना था? स्ट्रॉन्ग करना। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following court deals with the civil cases of small pecuniary stake in India? और छोटे छोटे धन संबंधी मामले, ऑब्वियसली सिविल राइट्स वाले मामले हो, तो छोटे छोटे जो पैसे संबंधी मामले होते हैं कि किसी ने किसी का 50 रुपए चुरा लिया, किसी का 100 रुपए का मामला है, 1000 रुपए का, 1 लाख रुपए, वो छोटे छोटे मामले की बात कर रहा है। धन संबंधी, मॉनेटरी संबंधी जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको कौन सा कोर्ट देखता है? क्या सेशन कोर्ट देखता है? भाई सेशन कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, बड़ा हो गया। कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज नहीं, सिविल कोर्ट में होगा। कोर्ट ऑफ मुंसिफ और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सेशन कोर्ट का पार्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो गया? मुंसिफ कोर्ट। कोर्ट ऑफ मुंसिफ छोटे छोटे मामले जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और दूसरे सिविल काइंड ऑफ, सिविल नेचर के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं ना, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। क्रिमिनल मतलब फौजदारी, लड़ाई संबंधी जो विवाद होते हैं, जो क्राइम संबंधी होते हैं। और सिविल मतलब छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, पैसे का मामला है, ये सब डिस्प्यूट्स है, ये सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं। शादी विवाह का मामला है, ये सिविल डिस्प्यूट्स में आता है। तलाक का मामला जो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ
इंडिया, पढ़ा होगा आपने, इनके बारे में बात करता है। सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल 5 में हो सकता है, 11 में हो सकता है, 13 में और 8 में। किस में हो सकता है? 13 में तो नहीं हो सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अब देखो आंसर कैसे निकालूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं मुझे आंसर नहीं पता है। 13 में तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये सिटीजनशिप का पार्ट नहीं है, तो सी आंसर तो हट गया। 11 मुझे पता है, 8 जब सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो 11 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एक्ट और रेगुलेशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे? पार्लियामेंट को। ये फेमस है सिटीजनशिप में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो कह नहीं रहा है, कुछ और पूछ रहा है। अब आर्टिकल 5 से 8 की बात कर रहा है। 5 जो है सिटीजनशिप की स्टार्टिंग की बात करता है, 5 से 11। तो 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होगी, सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद उसके सब कानून बनाए हुए, तो 5 तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बचा? 8 ही होगा। भाई सिंपल सी बात है, 5 से 11 तो शुरू होता है, 5 से सिटीजनशिप और 11 तक जाता है। तो 5 में सबसे पहले यही बात तो नहीं कर देगा कि बाहर से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन जो है पहले कभी थे अब नहीं है, या उनके पूर्वज थे, उनके बारे में पहले ही आर्टिकल में तो नहीं काम करेगा। तो आंसर क्या होता है? कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो, आर्टिकल 8 इसका क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 51A बी? 51A का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है और बी का मतलब है सेकंड नंबर की ड्यूटी है। समझ में आ गया? अभी मैंने बताया कितने नंबर, कितनी टोटल ड्यूटी है? 11। 10 बाद में एक जोड़ी गई 11वीं। 11वीं जो जोड़ी गई वो क्या थी? 6 से 14 साल के बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके प्रति उन्हें प्राइमरी एजुकेशन दिलवाने के लिए कुछ ड्यूटी किसकी होंगी? पेरेंट्स की भी होंगी, वो 11वीं। तो पहले के बाद दूसरी पूछ रहा है, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, भारत की संप्रभुता एकता और उसकी रक्षा करना। इसमें पूछ रहा है, तो आप जब शुरू के 10 पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से। क्लियर? तो पहली क्या है और दूसरी क्या है, ये शुरू की 3-4 तो आपको याद होना चाहिए। तो वैसे भी आप ध्यान रखो, शुरू के टॉप 5 आप याद रखें। इसका आंसर क्या है? दूसरी कौन सी है? स्वतंत्रता की, जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स के जो लीडर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज उन्होंने दिए, उनको हम क्या करें? सजा के रखें, उनको प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। तो आंसर क्या हो गया? सी इसका। तो शुरू के 5 तो आप याद ही कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है किससे? गवर्नमेंट स्कीम्स। As a part of initiative of Union Government of India, the NCCF started selling onions through mobile vans in Mumbai during September 2025 at subsidized rate. What does NCCF stand for? देखिए, भारत में आपको पता होगा कोऑपरेटिव्स को आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, और आपको पता है भारत में सरकार एमएसपी पे बहुत सारी चीजों को खरीदती है। क्लियर? और सस्ते में एमएसपी पे खरीदती है और सब्सिडाइज्ड रेट पर क्या करती है? वो पुअर क्लास को देती है। ठीक है, यही कहते हैं राशन कोटा की दुकान आपने सुनी होगी, आजकल फ्री राशन मिल रहा है, सब्सिडाइज में सारी सब्सिडी सरकार दे रही, फ्री दे रही राशन। एमएसपी पे खरीदती है। इन एमएसपी पे खरीदने को स्टोर कौन करता है? एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा कुछ और स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां, वो जो एजेंसियां हैं सरकार की, उनका नाम है एनसीसीएफ, और एक और है नेफेड। ये 2 संस्थाएं। एक आपने और सुनी होगी, टॉप स्कीम चलाती है सरकार। कौन सी स्कीम चलाती है? टॉप। टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ये सब्जियां, 3 सब्जियां हैं भाई, 3 मेजर चीजें हैं। आलू तो आपको पता है हर सब्जी में भारत में बनता है,
टमाटर प्याज का यूज हर सब्जी बनाने में करते हैं। तो सरकार क्या करती है कि इनका स्टॉक बना के रखती है, टॉप स्कीम चलाती है और इन तीनों चीजों का स्टॉक बना के रखती है, जिससे कि आपने सुना होगा आज के टाइम में सरकार जब भी दाल आल महंगी हो जाए मार्केट में तो भारत दाल, सुना होगा आपने, भारत आटा, भारत चावल, ये सब भारत ब्रांड से सरकार जो है प्रोवाइड कराती है। गलियों में सुना होगा आपने, टेम्पू लेके लोग जाते हैं, सरकार के एजेंसी के लोग होते हैं, सरकारी एजेंसी के, और वो लेके जाते हैं, सस्ते में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे गरीबों पे महंगाई का फर्क ना पड़े। ये सब काम करती है दो संस्थाएं। एफसीआई का काम बांटना नहीं है, एफसीआई का काम स्टोर करना है। बांटना काम किसका है? इन दो का, एनसीसीएफ और एनएफईडी नेफेड। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। फूड सप्लाई वाला ये भी नहीं है, और नेशनल कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया भी। आज का फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो मैंने ये करता क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पूछा इसमें केवल क्या था, फुल फॉर्म, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करती है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY? SGSY पॉलिसी, जिसका भारत में गरीबी उन्मूलन जिसका काम है, पॉवर्टी को खत्म करना, पुरानी स्कीम है SGSY। और मैंने लास्ट साइड में हमारे चैनल पे ही पढ़ी हुई है, करंट अफेयर जो गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो पड़ी हुई है, लेटेस्ट है, लास्ट मंथ ही मैंने आपको बनाई है ये वीडियो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो मैंने आपको बना के शायद, या सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने कवर कराई हैं जो प्रीवियस जो है एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, इसी लास्ट मंथ में हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। उनमें मैंने ये नीति, ये जो स्कीम है इसके बारे में बताया। क्लियर है? और इसका मतलब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर? वैसे इसमें आप पढ़ सकते हो, आप देखोगे अगर आपने स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा तो एक ही स्कीम आपको कनेक्ट होगी, कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बाकी कोई स्कीम नहीं है, बाकी इसने बना दिए ये पॉइंट्स। एक स्कीम आपने जरूर सुनी होगी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, और स्वर्ण जयंती शहरी, दो हैं अलग अलग। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना गांव में गरीबी खत्म करने के लिए, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। ठीक, ठीक है। और ये दोनों स्कीम्स किसमें 2011 में क्या बन गई? NRLM में शामिल होगी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दो पार्ट है, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। शहरी वाला अर्बन में आगे इसमें कन्वर्ट हो। चलिए, अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अवार्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं भैया। देखिए कौन सा क्वेश्चन, 16 जून 2025 को निकोशिया प्राइम मिनिस्टर गए फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, फर्स्ट प्रेसिडेंट, अपने पहले राष्ट्रपति के नाम पर उन्होंने लिख रखा हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को 27 से ज्यादा देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। अब अगर आपको किसी एग्जाम को अपीयर होना है तो जिस ईयर आप जा रहे हो कम से कम उस ईयर में, मान लो 2025 में आप जा रहे हो तो 2025 में जो भी हाईएस्ट, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके आते हैं, है ना। तो जब भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो लेके आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 में बहुत सारे देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, 3 देशों की यात्रा पे गए मोदी जी, तीनों देशों से लेके आए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नेता आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ जिसे इतने देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न, उस देश का सर्वोच्च सम्मान। मोदी जी को 27 से ज्यादा देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। तो आपको देखना पड़ेगा, ब्राजील गए, ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, साइप्रस गए, साइप्रस का मिला, नाइजीरिया से लेके अफ्रीका के बहुत सारे देशों में गए, वहां के सारे देशों ने जहां जहाँ गए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। क्लियर?
तो वो सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप क्या करो, याद रखा करो। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, साइप्रस का अवार्ड कौन सा था। ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। अब ये बहुत देखिए, अब इतना आसपास दे देगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसने कैसे फंसा दिया, कॉलर और क्रॉस पे फंसा दिया है, और मैकारियोस फोर्थ और मैकारियोस थर्ड। तो अब आपको ये तो आपको एग्जैक्ट नेम पता होगा तभी आप कर पाओगे। इसका आंसर क्या है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। ये साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। साइप्रस कहां पर स्थित देश है, मेडिटेरेनियन सी में। अच्छा गए क्यों मोदी जी, मैं ये भी बता देता हूं आप। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया पाकिस्तान के ऊपर, तो आपने सुना होगा तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया खुल के। तो फिर तुर्की से लड़ाई चल रही है किसकी, साइप्रस की। साइप्रस के आधे हिस्से पे तुर्की ने कब्जा कर रखा है। और आपने ध्यान होगा मोदी जी जब वहां पे गए तो साइप्रस का जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोदी जी को एक छत पे, बिल्डिंग की छत पर ले जाके दिखाया कि सामने वाला देखो तुर्की ने कब्जा कर रखा है, ये वाला पार्ट तुर्की का है। वो तुर्की का झंडा लगा हुआ था उस पर, नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं उसे। क्लियर है। तो तुर्की को एक मैसेज देने गए थे कि देखो भैया, अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा तो तुर्की की ऐसी की तैसी हम कर देंगे, फिर हम साइप्रस के साथ खुले तौर पे आएंगे, साइप्रस को हर तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, तो वहां पर जाकर साइप्रस ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था। ये आप पढ़ सकते। अब अगला क्वेश्चन किससे है, डांस से। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अभी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा ज्यादा जो है डीपली आपको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन सही करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन इंडिया इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ पेयर ऑफ डेकोरेटिव स्टिक्स एंड द ट्रेडिशनल परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान, है ना, जो डंडियों से खेला जाता है। अब डंडियों से खेला जाता है, अगर आपने ऐसे ही समझ लिया तो आप आंसर मिल जाएगा। डंडियों से जो नवरात्र के दौरान जो ट्रेडिशनल एक डांस किया जाता है वो कौन सा है, तो आपको पता है वो कौन सा है, डांडिया डांस। तो वैसे मिल जाएगा। बिहू कहाँ का है, आसाम का है। बिहू कहां पर होता है, आसाम। भांगड़ा कहां होता है, पंजाब में। डांडिया आपको आपने फेमस, आपको पता है नॉर्थ इंडिया में फेमस है शायद, नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। और डांडिया के शायद सेम रूप से शायद गरबा किया जाता है, जहां तक मुझे याद है गुजरात में। तो डांडिया आपको पता है नवरात्र में किया जाने वाला नृत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए गरबा इसी से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया डांडिया गरबा। फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है सारा। एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेले के बारे में, क्योंकि कुंभ मेला 2025 में बहुत फेमस हुआ था। महाकुंभ आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, गंगा नदी के, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे। और दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ था कि इतनी बड़ी रिलीजियस गैदरिंग, 65 करोड़ लोग आए थे एक जगह, है ना। क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन सा गलत है ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। कुंभ मेला इज हेल्ड इन हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ गंगा, बिल्कुल सही है पहला। गंगा पे हरिद्वार में लगता है, गंगा पर ही प्रयागराज में लगता है, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में, उत्तराखंड में लगता है। इसके अलावा उज्जैन के में शिप्रा नदी के किनारे लगता है, शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में नासिक में लगता है, कहां पर, गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 जगह लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला है उज्जैन इन नर्मदा नदी, ये गलत हो गया, आंसर तो मिल गया। अगला देखो, प्रयागराज में गंगा नदी के, बिल्कुल सही है। और नासिक में गोदावरी नदी, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया जो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है म्यूजिक से। एक क्वेश्चन पूछा गया है म्यूजिक से, है ना। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घराना परंपरा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, सुना होगा आपने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बिच्छू महाराज,
लच्छू महाराज आपने सुना होगा, शंभू महाराज, है ना, बिंदा दीन, बहुत सारे लोग, बनारस घराना, ये सब घराने आपने कहाँ सुने हैं? म्यूजिक में सुने। और कहाँ सुने होंगे? ये नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में सुने होंगे। और नॉर्थ इंडिया का जो फॉक म्यूजिक है उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी लोक म्यूजिक नहीं। कर्नाटक दूसरा, दो टाइप के म्यूजिक होते हैं, एक कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक साउथ इंडिया का है और नॉर्थ इंडिया का क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। कर्नाटक फॉक नहीं, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछेंगे। अभी करंट अफेयर से ही पूछे गए होंगे, स्पोर्ट्स से देख लेते हैं। अभी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो। अगस्त 2025 में स्पेनिश टेनिस स्टार है कार्लोस अल्काराज। दो लोग बहुत फेमस हैं इस समय टेनिस में, मेल में, एक कार्लोस अल्काराज और दूसरा जेनिक सिनर, इटली का है। ये दोनों बहुत फेमस है। इसने क्या किया? अपना पहला सिंसिनाटी ओपन जीता। किस विच प्लेयर रिटायर्ड इन द फाइनल? कौन सा प्लेयर खेला नहीं फाइनल में जिसके कारण ये जीता? दो फेमस हैं। आप देखोगे ज्यादातर, चाहे ग्रैंड स्लैम में कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, है ना, जो है ग्रैंड स्लैम हो, फ्रेंच यूएस ओपन हो, उनमें ज्यादातर मेल में ये इन्हीं के बीच में फाइनल में हो रहा होता है। एक टाइम था ना, सुना होगा आपने, राफेल नडाल वर्सेस रोजर फेडरर होता था। आज के टाइम में स्पेन का अल्काराज और इटली का जेनिक सिनर। तो आंसर क्या हो गया? जेनिक सिनर के बीच में और अल्काराज के बीच में हुआ था, जिसमें जेनिक सिनर के रिटायर होने के कारण जो है जीत मिल गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2030 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? फीफा स्पेन में होगा, वो आप देख लेना है ना, स्पेन पुर्तगाल इसमें होगा। अब 17 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के जो 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स यूनिक ड्रैगन किंग मोनार्की? अब इसमें मोनार्की की बात की है तो नहीं पता है तब भी कॉमन सेंस से जाएंगे हम। देखिए कैसे जाएंगे। चाइना, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। क्या श्रीलंका में मोनार्की है? तो आप कहोगे डेमोक्रेसी है, तो ये तो नहीं होगा, ये मोनार्की मतलब राजशाही की बात कर रहा है। भूटान में क्या मोनार्की है, राजशाही है? तो आप कहोगे हाँ भूटान के राजा होते हैं, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। क्या बांग्लादेश में राजशाही है? तो आपको पता होगा बांग्लादेश में भी शेख हसीना थी तो जब तक डेमोक्रेसी थी, अभी तो वहां पे जो है शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, चुनाव होंगे नहीं होंगे अगले साल। वैसे जो वहां का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रकार से एडवाइजर है, जो गद्दी पे बैठ गया है चिपक के, है ना, मोहम्मद यूनिस, एंटी इंडिया है जो, बिल्कुल अमेरिका का पिट्टू है मोहम्मद यूनिस। उसने बोला तो है शायद अगले साल फरवरी 2026 तक चुनाव कराएगा, देखते हैं। तो लेकिन आपको ये पता है कि बांग्लादेश में मोनार्की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या चाइना में मोनार्की है? तो आप कहोगे चाइना में ना तो डेमोक्रेसी है ना मोनार्की है। चाइना में वन सिंगल पार्टी का, वो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी में से चुन लिए जाते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो आपको मिल गया वैसे भी कॉमन सेंस से, क्या? भूटान इसका आंसर। तो भूटान किसके लिए जाना जाता है? अपनी ड्रैगन किंग मोनार्की के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 तक BMW ग्रुप इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया? अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, हरदीप सिंह बरार। पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में होते हैं, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लेकर पॉलिटी के बारे में होते हैं। पता नहीं कौन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है। BMW एक प्राइवेट कंपनी है, उसका कोई CEO बना है क्या? इससे अच्छा तो कोई सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ होगा भारत सरकार में किसी मंत्रालय में, वहां से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था। तो पता नहीं किस तरीके का एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है, मुझे समझ में नहीं आता।
क्योंकि BMW एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसी हजारों कंपनियां भारत में काम करती हैं, हजारों कंपनियों के सीईओ एमडी थोड़े नहीं कोई याद करके रखेगा। आप गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछिए, आप भारत में टॉप पोस्ट पे कोई अपॉइंटमेंट हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछिए, वाइस प्रेसिडेंट नए बने हैं उनसे क्वेश्चन पूछिए आप। ये कोई मतलब है BMW ग्रुप इंडिया का कोई सीईओ बना उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एग्जामिनर का लेवल दिखाता है कि किस तरीके का एग्जामिनर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन जो पूछा है बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 2025 में आया है, कौन निकालता है? एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN। ये संस्था है यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2015 से 2030 के बीच में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है, SDGs आपने सुना होगा, इनको 2030 तक पूरा किया जाना है। और कौन सा देश इसकी ओर आगे बढ़ रहा है, इसकी लिस्ट निकाली जाती है, रैंक हर साल निकलती है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है 2025 में जो इंडेक्स आया 99। शुरू के पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्थान खाली हैं, कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई देश अचीव नहीं कर पाया है जो इस जो इंडेक्स है इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं। चौथे नंबर पे शायद जहां तक मुझे आ रहा है डेनमार्क है, आप एक बार चेक कर लेना। शुरू के 3 स्थान इसमें खाली है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सॉरी चौथा क्वेश्चन देखिए, जून 3 जून 2025 इंडिया सिक्योर्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफीटिंग ऑस्ट्रिया 87 आउट ऑफ 141 वोट। अच्छा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया को पराजित करके, ऑस्ट्रिया को पराजित कर, यूरोप का ये देश है ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना, वियना इसकी कैपिटल है, ध्यान रखना। भारत ने इसको हरा के क्या किया है, प्रेसिडेंसी अडॉप्ट कर ली है, मिल गई है उसे। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, क्या नाम है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ये इसके अलावा भारत, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इसमें भी इसी साल चुनाव में भारत जीता है यूनाइटेड नेशन में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें भारत इस बार चुनाव जीतकर इसमें शामिल हो गया, इसको भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, In July 2025, the Indian Army began restructuring single arm brigade into integrated combat unit combining infantry, tank, artillery, engineers, UAV and special forces। एक यूनिट बनाई है भारत सरकार ने, भारत की सेना ने जुलाई 2025 में। सबको, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें आप लिखा है यहाँ पे इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, ड्रोन जिसे आप कहते हो, और स्पेशल फोर्सेस। क्योंकि लगातार हमें कई फ्रंट्स पे हमें दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इधर बांग्लादेश भी जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो हमें कई फ्रंट्स पे अपने दुश्मनों से लड़ना है। इसके लिए एक नई इंटीग्रेटेड कॉम्बैट यूनिट बनाई गई है भारत की सेना में, उसका नाम क्या है, रुद्र ऑल आर्म्ड ब्रिगेड, याद रखना है, ये इसका नाम है, याद रखना है, रुद्र ऑल आर्म्ड ब्रिगेड। अगला देखिए क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 which facility was inaugurated by the chief of the army staff जनरल उपेंद्र द्विवेदी at IIT मद्रास to bridge academic research and military needs। IIT मद्रास में कौन सी नई फैसिलिटी डेवलप की है या इनॉग्रेट की है भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जिससे कि रिसर्च किसमें बढ़ सके, मिलिट्री नीड्स की के फील्ड में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। और वो है क्या, अग्निशोध, द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, नाम से ही समझ में आ जाएगा, अग्निशोध, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, तीन मार्च 2025 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है, हर साल 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, थीम पूछता है, इंपॉर्टेंट्स होती हैं, डेट्स होती हैं, डे होते हैं, उनकी थीम पूछता है। इसकी थीम क्या थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगस्त 2025 में इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर इन विच लोकेशन। एआई ऑपरेटेड आंगनबाड़ी सेंटर लॉन्च किया है भारत ने, पहला ये। क्या आंगनबाड़ी आप जानते हो, आंगनबाड़ी के लिए चाइल्डहुड प्री एजुकेशन के लिए होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। कहां पर? बद्धमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। लैंडलॉक्ड मतलब वो देश जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, उन देशों का एक कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई है? थर्ड, यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में हुई है। कहां पर हुई है ये? कहां पर हुई है? तुर्कमेनिस्तान में हुई है। लैंडलॉक्ड जैसे भारत के पड़ोस में अगर आपको लैंडलॉक्ड पूछा जाए तो भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है भारत का पड़ोसी लैंडलॉक्ड। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। उन सब देशों की यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी बात ये कर रहा है। अगला देखिए, 10वां क्वेश्चन। इन अगस्त 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर रिस्पांसिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, प्री एआई इसको कहते हैं, कमेटी रिपोर्ट आउटलाइनिंग 7 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल एआई यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर। ध्यान रखना, रिस्पांसिबल एआई यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर, पैसे, मॉनेटरी के फील्ड में, मनी के फील्ड में, मॉनेटरी टर्म में एआई का सही यूज हो, इसके लिए फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट जारी की है। आउट गाइडलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल 7 जारी किए हैं किसने? तो भारत में पेमेंट्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में जो रेगुलेशंस को जारी करता है, आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां। जुलाई 2000 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ये इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी। इग्नू जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी वाइस चांसलर कौन बनी है पहली? जो है उमा कांजीलाल। मिसलेनियस एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं मिसलेनियस का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, आपको पता होगा रेलवे जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योग्राफी में भी हमने पढ़े हैं। मेजर इंपॉर्टेंट रेलवे जोन जहां तक मुझे याद है शायद 16 या 17 रेलवे जोन्स है। नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ और सेंट्रल रेलवे जोन्स कहां पर है? आंसर क्या है? प्रयागराज में है। क्लियर? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन कहां पर है? प्रयागराज में। चलिए, तो ये लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है, जहां तक मुझे उम्मीद है खत्म हो गया शायद। हाँ जी, तो ये लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ये सारी सेम जो इन्फॉर्मेशन मॉक्स के बारे में और हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन थी आपको, तो दोबारा आपको ये आप देख सकते हैं। कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। दोबारा कोर्सेज के बारे में हमारे सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।